हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज चलिए बिना समय को वेस्ट किए जानते हैं आज की डेली लीगल न्यूज। तो गाइज जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो एक कंज्यूमर फोरम से निकल के आ रही है और कंज्यूमर फोरम ने स्विगी के ऊपर 5,000 रुपए का फाइन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? वो इसलिए लगा दिया है कि एक कस्टमर होती हैं, वो स्विगी के प्लेटफॉर्म से एक आइसक्रीम को ऑर्डर करती है। आइसक्रीम का नाम आप सुनोगे तो बड़ा अजीब सा आपको नाम दिखेगा और आइसक्रीम का नाम है डेथ बाय चॉकलेट आइसक्रीम। तो ऐसी अजीबोगरीब नाम की आइसक्रीम इन्होंने ऑर्डर किया था। तो होता क्या है कि आइसक्रीम फाइनली डिलीवर नहीं होता है कस्टमर के पास। 187 का उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी किया था स्विगी को और आइसक्रीम डिलीवर नहीं होती, लेकिन ऐप पे शो करता है कि वो डिलीवर हो चुका है। फिर ये स्विगी के कस्टमर केयर के पास जाती हैं, वहां पे कंप्लेन करती हैं। हालांकि वहां पे उनको रिफंड नहीं मिलता है, तो ये बाद में कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर देती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जनवरी 2023 की। तो गाइस यहाँ पे स्विगी ये डिफेंस लेता है कि भाई हम तो एक इंटरमीडियरी, हम तो बस एक कस्टमर और रेस्टोरेंट को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमको एग्जाम्पशन दे दीजिए। और स्विगी ने आईटी एक्ट के अंडर भी एग्जाम्पशन मांगा है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे माना है कि स्विगी ने यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया है और यहाँ स्विगी के एंड से डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस भी था। लेकिन गाइस यहाँ पे जो कंप्लेनेंट थे वो भी बहुत ज्यादा होशियार थे। इनिशियली उन्होंने अपनी कंप्लेंट में 10,000 रुपए का कॉम्पनसेशन क्लेम किया था। इसके अलावा 7,500 रुपए का लिटिगेशन कॉस्ट भी क्लेम किया था। हालांकि कोर्ट ने माना कि आप बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, तो बाद में जाके कोर्ट ने 5,000 रुपए ग्रांट किया, जिसमें से 3,000 रुपए कॉम्पनसेशन था और उसमें से 2,000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट था। तो ये चीज है गाइस, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर डिलीवर दिखा रहा है लेकिन ऑर्डर आपको मिला नहीं है, प्लस आपने जो पैसे दिए हैं वो आपको रिफंड नहीं होता है, तो आप भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक दिक्कत की बात है कि आपने देखा होगा कि ये जो केस है ये जनवरी 2023 का है। कॉम्पनसेशन इन्हें मिलता है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके 1-2 दिन पहले शायद मिला है। तो आप देखोगे लमसम 1 साल इनको लग गया कॉम्पनसेशन मिलने में, तो थोड़ा डिले हो जाता है, बट स्टिल फाइट फॉर योर राइट्स, आप केस कर सकते हो। इसके बाद गाइस दूसरी खबर निकल के आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। अब दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने आपको अभी, आप अगर मेरा चैनल फॉलो करते हो, आप वीडियोस अगर रेगुलरली देखते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भाई वो धर्म के नाम पे, धार्मिक स्थल के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो सरकार के एसेट्स है उनको अपने इलेक्शन में यूज कर रहे हैं। ये सब मैंने काफी सारे रीजन बताए थे, वो आप वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो उन सारे बेसिस पे आनंद जोंधले नाम के एक पिटिशनर है इस केस में, जो कि क्लेम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इलेक्शन से। तो गाइज ये कुछ पिटिशन थी, लेकिन अभी कल ही दिल्ली हाईकोर्ट का इस पिटिशन के ऊपर डिसीजन आ गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। और दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये बिल्कुल ही, ये जो पिटिशन है ये बिल्कुल ही थॉरोली मिसकंसीव्ड है। हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर व्यू दे इस पिटिशन के ऊपर। हालांकि आप उसको रीच आउट करिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको हल मिल जाएगा कि आपकी जो कंप्लेंट है, आपकी जो पिटिशन है वो सही है या गलत है। इसके अलावा गाइस दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल को भी बुलाया था कोर्ट में, और उस ऑफिशियल का कहना है कि हम इस कंप्लेंट को देखेंगे। हालांकि ये कोई नई कंप्लेंट नहीं है, डेली बेसिस पे ऐसे अतरंगी अजीब ऐसे पिटिशंस उनको डेली बेसिस पे देखना पड़ता है। अब उसमें से काफी सारी तो फर्जी होती हैं और कुछ ही सही निकलती हैं। तो ये चीज है गाइस, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा कि इस पिटिशन का क्या करना है। अब गाइस जो नेक्स्ट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बढ़िया सी पिटिशन डाली गई है, ये कहते हुए कि ये जो शरिया लॉ होता है, जो एक मुस्लिम लॉ का पार्ट होता है, तो इस पिटिशन का कहना है कि जो शरिया लॉ है वो ऐसे मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए जो कि नॉन बिलीवर ऑफ मुस्लिम है। मतलब अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुस्लिम, एज अ मुस्लिम बॉर्न हुआ है, एज अ मुस्लिम पैदा हुआ है, तो उसके ऊपर शरिया लॉ नहीं लगना चाहिए अगर वो नॉन बिलीवर है ऑफ मुस्लिम लॉ और वो अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करता है। और गाइस ये जो पिटीशन है, इसमें जो मेन पिटिशनर है उनका नाम सफिया पीएम है, जो कि केरला को बिलोंग करती हैं। वो एक उनके हिसाब से वो एक नॉन बिलीवर है मुस्लिम की। और सिर्फ इतना ही नहीं, केरला में एक एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो इनका कंटेंशन सिर्फ इतना है कि भैया मैं मुस्लिम लॉ में बिलीव नहीं करती हूँ, हालांकि मैं एज अ मुस्लिम पैदा हुई थी, तो मुझे शरिया लॉ के अंडर नहीं गवर्न होना है, बल्कि इसके अलावा जो इंडियन सेक्शन एक्ट ऑफ 1925 होता है, मुझे उसके अंदर गवर्न होना है। तो गाइस यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी का कहना है कि ये जो इशू आप लेके आई वो तो एक इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस साहब का इंप्रेशन भी है, उन्होंने कहा है कि आप जैसे ही मुस्लिम घर में या फिर एज अ मुस्लिम आप बॉर्न होते हो, आप वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होने लगते हो। फिर इससे ये मतलब नहीं है कि आप उसके बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो। अब जैसे इनकी केस में ले लेते हैं, इनका कहना है कि मैं एज अ मुस्लिम पैदा
हुई थी तो मेरे ऊपर शरिया लॉ नहीं लगना चाहिए था। ये कहती हैं कि इंडियन सक्सेशन एक्ट है, मेरे ऊपर वो लगवा दो। लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 58 गाइस कहता है कि इस एक्ट में जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन जो कि विल्स होते हैं वो मुस्लिम्स के ऊपर नहीं अप्लाई होंगे। वही सेक्शन 3 ऑफ शरिया एक्ट आप देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि अगर मुस्लिम जब तक स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन नहीं देते हैं कि उनको इस एक्ट के अंडर गवर्न होना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में गवर्न होना है, तब तक ये शरिया लॉ जो है वो उनके ऊपर नहीं अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा वॉइड क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि ये जो सफिया जी हैं वो कहती हैं कि वो मुस्लिम लॉ के अंडर नहीं गवर्न होना चाहती हैं। तो सेक्शन 3 तो चलो यहाँ पे उनका क्लियर हो गया कि हाँ वो डिक्लेरेशन नहीं दे रही हैं। प्लस आप सेक्शन 58 देखो तो वो कहता है कि वो मुस्लिम्स के ऊपर नहीं अप्लाई होता है। तो अब ये दोनों ही चीजें आप देखोगे तो सफिया जी दोनों से ही बाहर हो गई, तो वो किस चीज से गवर्न होंगी? क्योंकि इनका जो इशू है वो भी विल से रिगार्डिंग ही है, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं विल के थ्रू उनको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी उससे ज्यादा इनहेरिटेंस मतलब विल में नहीं दे सकते हैं। और सिर्फ यही कंडीशन नहीं होती है, जो उनके भाई को मिलेगा उसका 1/3 ही उनको मिल सकता है। और सफिया जी का कहना है कि जो उनके भाई है उनको डाउन सिंड्रोम है, तो वो एक अलग चीज है। प्लस जब सफिया जी को प्रॉपर्टी मिलेगी, जब वो अपनी डॉटर को देना चाहेंगे, तो उसमें भी उनके जो पिताजी हैं उनके भाइयों को हिस्सा मिलने लगेगा। तो इसलिए ये मुस्लिम लॉ के अंडर नहीं गवर्न होना चाहती है, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर गवर्न होना चाहती हैं। लेकिन कोर्ट ने यही भी कहा है कि आप आर्टिकल 32 के अंदर एक रिट पिटीशन तो लेके आई है, लेकिन आपने अपनी पिटीशन में ये सारी बातें तो कह दी, लेकिन आपने किसी लॉ को नहीं चैलेंज किया है। तो जब तक आप किसी लॉ को चैलेंज नहीं कर रही हो तब तक हम कहाँ कुछ कर दें। हालांकि गाइस सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस दी है कि आप अपना एक लॉ ऑफिसर अपॉइंट करिए और उसको भेजिए और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर क्या होना है। तो गाइस ये है इस केस में, केस का नाम आप याद रखिएगा, सूफिया पीएम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस पिटीशन के ऊपर जो फर्दर डेवलपमेंट्स निकल के आएंगे वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। तो इसलिए आप अगर नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से। इसके बाद गाइस जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से निकल के आ रही है। तो गाइस सीए के एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन इस बार जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक खास बात ये है कि ये जो एग्जाम होने वाले हैं वो जो इलेक्शन डेट है, वोटिंग की डेट है, उसके जस्ट एक दिन बाद कंडक्ट होने वाले हैं। जी हाँ गाइस, 7 एंड 13 मई 2024 को वोटिंग होने वाली है और उसके इन दोनों ही डेट्स के जस्ट एक दिन बाद मतलब 8 मई और 14 मई दोनों दिन सीए के एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पिटीशन डाली गई है कि ये जो एग्जाम है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं सीए के एग्जाम में जो दूर दूर से आते हैं। अब वो अपने घर जाएंगे, वहाँ पे अपने एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करेंगे, वोट डालेंगे, तो वहाँ से उनके लिए वापस लौट के सेंटर पे एग्जाम देना काफी हेक्टिक जॉब हो जाएगी और कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा इस पिटीशन में लिखा गया है। लेकिन गाइस सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि भाई इस एग्जाम को अराउंड 4.5 लाख लोग देते हैं और अगर इसको पोस्टपोन कर दिया गया तो काफी दिक्कतें हो जाएंगी। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका माइंडसेट होता है कि भाई मैं इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करूंगा, तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रेजुडिस हो जाएगा ये, और कहीं ना कहीं गाइस जो कैंडिडेट होता है उसका भी मन टूटता है। और गाइस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एडमिट किया कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए अराउंड 591 एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं, तो बड़े ही आराम से इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। और इसी के बेसिस पे इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद गाइस जो न्यूज निकल के आ रही है वो थोड़ा पॉलिटिकल है, और वो ये है कि बीजेपी के एक लीडर है जिनका नाम प्रवीण कपूर है, उन्होंने एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड दिल्ली गवर्नमेंट मिनिस्टर आतिशी मरलेना। अब गाइस ये जो पेटिशनर है इनका कहना है कि इन दोनों ने बहुत ही वाहियात चीजें कही हैं। इनका बीजेपी के ऊपर एलिगेशन है कि बीजेपी ये जो अपोजिशन एमएलएज होते हैं, अपोजिशन जो कैंडिडेट्स होते हैं उसको पैसा देके खरीदने की कोशिश करती है। और इसके लिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट भी कोट किया जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 एमएलएज को 25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि रिसेंटली अभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था टीवी पर, उन्होंने खुला कहा था कि बीजेपी ने उनको ऑफर दिया है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, पैसे ले लीजिए, अगर आप इसको रिजेक्ट करती हो तो ईडी की रेड आपके ऊपर हो जाएगी और आप अरेस्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आतिशी ने बहुत सारी चीज़ें कही थी कि ये जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है, वाहियात हरकतें करते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इज मूविंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप, तानाशाही। अब यहाँ पे गाइज ये जो बीजेपी लीडर हैं उनका कहना है कि ये जो क्लेम्स इन्होंने किए हैं ये बिल्कुल ही बेसलेस है, विदाउट एनी एविडेंस है, विदाउट एनी मटेरियल है, और इसीलिए यहाँ पे डेफेमेशन का केस इन्होंने फाइल कर दिया। और इनसे अपील भी किया है कि अगर ये जनरल पब्लिक अपॉलॉजी दे देते हैं यहाँ पे केस वापस ले लिया जाएगा, नहीं तो क्रिमिनल डेफेमेशन भी किया जाएगा, सिविल डेफेमेशन भी किया जाएगा। तो ये चीज है। इसके बाद गाइज जो खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है रिगार्डिंग ये जो टीचर वाला स्कैम हुआ था वेस्ट बंगाल में। तो गाइज अभी रिसेंट कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24,000 ये जो
टीचिंग जॉब्स एंड नॉन टीचिंग जॉब्स जो थी, टोटल 24,000 जो पोस्ट थी, उन सारी की सारी पोस्ट को खारिज कर दिया था। और ये जितने भी ये जो पोस्ट होल्डर थे उनसे कहा था कि आप जितनी भी सैलरी ले चुके हो सब सरकार को लौटाओ। और ये जो बोर्ड बनाया गया था इनके सिलेक्शन के लिए, इनके अपॉइंटमेंट के लिए, उसको भी शट डाउन कर दिया था और कहा था कि एक नया बोर्ड बनाइए, पैनल बनाइए और फिर से ये जो वैकेंसीज बनी हैं उनको आप फिल करिए। तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था। हालांकि इसको चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज कही जा रही है कि सर यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या कर दी है कि देखिए यहाँ पे 24,000 जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि सिर्फ 8,000 उनमें से ऐसी जॉब्स थी जिनके ऊपर दाग धब्बा लगा हुआ है, जो कि मैलिशियस है। बाकी 16,000 जॉब्स जिनकी लगी है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो एकदम से सारी की 24,000 जॉब्स को कैंसिल आउट कर दिया है, वो यहाँ पे गलत किया है। यहाँ पे मतलब कहने की बात ये है कि थोड़ा सेग्रीगेशन करना चाहिए था। जो सही है उनको आप रखिए, उनकी क्या गलती है, बाकी जो गलत है आप उनको हटा दीजिए। तो गाइज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि बात ये बिल्कुल सही है। ये जो 24,000 जॉब्स बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर दिया, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट गाइज देखेगी। प्लस गाइज ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप जानते हो हर जगह बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, मतलब इनफैक्ट खत्म भी हो गए, तो यहाँ पे नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आप एकदम से 24,000 पोस्ट कैंसिल आउट कर दोगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है मैनेजमेंट में। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने जब केस चल रहा था तो वहां पे ओरल आर्ग्यूमेंट्स ही लिए गए हैं, कोई भी एफिडेविट्स नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा लूपहोल निकाला गया है। और गाइस ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकदम इसे ब्लैंकेट टर्मिनेशन कर दिया है। ये जितने भी टीचर्स थे और ये जितनी भी जॉब की पोस्ट थी, वो जो बिल्कुल ही वहाँ पे ब्लैंकेट टर्मिनेशन कर दिया, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि उनका खुद का एक सर्विस रूल होता है जिसके हिसाब से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और उसी के हिसाब से इनको डिसमिस करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिल्कुल ही ब्लैंकेट टर्मिनेशन कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जाता है टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिसमिसल रिमूवल की बात करता है। तो गाइस ये चीज थी। और इसके अलावा एग्जैक्टली कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा था अपने डिसीजन में, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, आप जाके उसको देख सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फाइनल डिसीजन देगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा जब भी सुप्रीम कोर्ट देगी। तो ये चीज है। और बाकी गाइज यही सब था इस वीडियो में, यही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज मेरा सिंपल सा एफर्ट यही रहता है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपका कम से कम समय लूं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं किसी के पास इतना समय नहीं रहता है डेली का कि वो आधा घंटा एक न्यूज एनालिसिस वीडियो में लगा। तो मैं सिर्फ इतना इंटेंशन लेके बस ये वीडियो बनाता हूं कि मैं कम से कम समय लूं, आपका ज्यादा वैल्यू दूं। और लैंग्वेज भी वीडियो का ऐसा रखता हूं कि कोई अगर लेमैन भी है जिसको लॉ से कोई भी लेना देना नहीं, उसको भी समझ में आए, लीगल प्रोफेशनल को तो समझ में आएगा ही आएगा। या ऐसा कोई लॉ स्टूडेंट है, वो मान लीजिए बहुत ही बैकवर्ड क्लास से आता है, गरीब है, या फिर उसको उतनी अंग्रेजी नहीं आती है, टेक्निकल चीजें नहीं समझ में आती हैं उतना, तो मैं उस तरह से वीडियो बनाता हूं कि उसको भी समझ में आ जाए। और गाइज ये मैं डेली बेसिस पर करने की कोशिश करता हूं, तो इसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको मेरी इन वीडियोस से वैल्यू मिलती हो तो मुझे भी सपोर्ट करिए और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कुछ सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।